दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया तो उनके अनुयायी, उनके अनुभक्त काफी खुश हुए कि वाह क्या बेहतरीन नारा है। ये सरकार जो है वो नारेबाजी से ही अब तक चल रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी जब तक चलेगी। आत्मनिर्भर भारत के मोदी के नारे पर अनुभक्त काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता कि इस तरह के नारे या आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है ये नारा पिछली सरकारों की तरफ से भी दिया गया था। जी हाँ, 1947 के बाद कई सरकारों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा दिया था, लेकिन उन सरकारों ने पहले पब्लिक सेक्टर का ढांचा मजबूत बनाया, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और उसमें पढ़े लिखे लोगों से लेकर कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन आज जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की जा रही है उसमें सरकारी नहीं, निजी कर्म को जोड़ दिया गया है। इस आत्मनिर्भर भारत में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं बल्कि निजी कंपनियों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस नए आत्मनिर्भर भारत में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जगह पर निजी कंपनियों के मैनेजरों की और निजी कंपनियों के कर्मचारियों की और उद्योगपतियों की ज्यादा भूमिका देखी जा रही है। इसीलिए अब आने वाली पीढ़ियों को जो है वो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी बनने के ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह नया आत्मनिर्भर जो भारत है वो उद्योगपतियों के हाथों में जाने वाला है। जी हाँ, विकास के नाम पर मोदी सरकार ने पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियों को अपने उद्योगपति मित्रों को देने का फैसला तकरीबन कर लिया है। इसलिए फैसला आपको करना है कि इन दोनों परिकल्पनाओं में से आपको कौन सी परिकल्पना ज्यादा अच्छी लगती है। आइए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। 1947 से लेकर 1952 राष्ट्रीय सरकार, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। पाकिस्तान ने अपनी जमीन और अपनी चीजें ले ली थी। इस वजह से भारत को भी जो है वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था, भारत इतना मजबूत नहीं था, भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे। उस वक्त अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के मुखबिरों ने भी जो है वो हमें काफी कमजोर कर दिया था। ऐसे में भारत को एक दिशा की ओर आगे बढ़ाना काफी मुश्किल काम था। ऐसे में उस समय की सरकार ने, यानी कि राष्ट्रीय सरकार ने, 1947 की राष्ट्रीय सरकार ने 5 PSU लगाए थे देश के विकास को गति देने के लिए। 1952 से 1964 ये दौर नेहरू काल के रूप में जाना जाता है और यही वो काल है जिसे लेकर हम भारत पर नाज करते हैं। आज हम देश में जो कुछ भी विकास देख रहे हैं उसमें नेहरू के उस दौर का काफी योगदान रहा है। उस समय में पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए 33 PSU लगाए थे। इसमें IIM, IIT, एम्स, भारत पेट्रोलियम, कॉन्कोर्ड, एयर इंडिया, शिपिंग यार्ड, नेशनल डिफेंस एकेडमी और न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट शामिल है। हालांकि मोदी सरकार ने अब कॉन्कोर्ड, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम और शिपिंग यार्ड को बेचने का फैसला कर लिया है। DRDO, भिलाई स्टील, ONGC और बोकारो स्टील की स्थापना भी जो है वो पंडित नेहरू ने ही की थी। पंडित नेहरू ने ऐसे पब्लिक सेक्टर बनाकर देश को आगे ले जाने का काम किया था। यानी कि देश की जो आज की मजबूती है वो ये कहा जा सकता है कि वो नेहरू की ही देन है। 1965 से 1966 इस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी के दौर में भारत की स्थिति काफी बुरी थी। भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, भारत में भुखमरी जैसे हालात थे, अनाज नहीं था और शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। हालांकि इतने बुरे दौर में भी भारत में शास्त्री जी ने 8 नए PSU लगाए थे भारत के विकास को गति देने के लिए। उसके बाद 1966 से 1977 इसे इंदिरा गांधी का काल कहा जाता है। इंदिरा गांधी इस दौर में जो है वो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री रही। ये काल देश का सबसे मजबूत काल कहा जाता है। इस काल में इंदिरा गांधी ने देश में 47 नए PSU लगाए, जिसमें कॉल इंडिया, NTPC, NHPC और सेल शामिल हैं। इसी दौर में जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ये तमाम कंपनियां आज भी भारत के लिए काफी मायने रखती है, लेकिन इसमें से भी कई सारी कंपनियों को बेचने का
नरेंद्र मोदी की सरकार ने फैसला कर लिया है। उसके बाद 1977 से 1979 तक जो है वो मोरारजी देसाई का काल रहा। इस दौर में भी 9 PSU लगाए गए देश में। गेल और ऑयल इंडिया का निर्माण जो है वो इसी काल में हुआ था, इसी दौर में हुआ था जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1985 से 1989 ये राजीव गांधी का काल था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इस दौर में भी देश में 16 नए PSU लगाए गए। राजीव गांधी के काल में देश जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे बढ़ा। इसी दौर में जो है वो देश में कंप्यूटर लाया गया था और इसीलिए इस दौर को जो है वो देश में कंप्यूटर युग के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो वो विदेशों से कई सारी टेक्नोलॉजीज को देश में लाए, कंप्यूटर को देश में लाए। हालांकि उस वक्त ऑपोजिशन ने, विरोधियों ने कंप्यूटर लाए जाने का काफी विरोध भी किया था। ये वो दौर था जब भारत जो है वो मैनुअल से कंप्यूटर युग की ओर आगे बढ़ चला। 1989 से 1990 तक जो है वो वीपी सिंह की सरकार रही। इस दौर में भी देश में 2 नए PSU लगाए गए। उसके बाद 1992 से 1996 नरसिम्हा राव का दौर रहा। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान भी देश में 14 नए PSU लगाए गए थे। लेकिन यहीं से भारत की तस्वीर बदलने की शुरुआत हुई। यहीं से आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। देश के बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया और यहीं से सरकारीकरण और निजीकरण दोनों एक साथ में चलने लगे। इसी दौर में आर्थिक संकट भी आया। उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार ने देश के कई सारे PSU को बेचा था आर्थिक संकट का सामना करने के लिए। हालांकि इसके बदले में उन्होंने नए 14 PSU लगाए भी थे, यानी कि कुछ PSU बेचे थे तो नए 14 PSU लगाए भी थे। और इसी वजह से नरसिम्हा राव की सरकार को अलग तरह से भी देखा जाता है। उसके बाद 1996 से 1997 देवगौड़ा की सरकार। इस दौर में भी देश में 3 नए PSU लगाए गए थे। 1999 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौर में देश में 17 नए PSU लगाए गए। इसमें BSNL और IRCTC सबसे ज्यादा अहम बताए जाते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों को भी अपने अमीर मित्रों को सौंपने की तैयारी कर ली है। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने देश में नए 23 PSU लगवाए। लेकिन 2008 की अंतर्राष्ट्रीय मंदी की वजह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ कंपनियों के शेयर बेचे भी थे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, इस काल में देश में एक भी PSU नहीं लगा। 6 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, अब तक एक भी PSU नया नहीं लगा है। लेकिन कई सारे PSU बेचने की तैयारी कर ली गई और निजीकरण भी जो है वो मोदी सरकार में जोरों पर है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी सरकार ने कौन सी कंपनियों को बेचा और कितना पैसा जुटाया। नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है वो 9,660 करोड़ रुपए की कंपनियां बेची और विनिवेश करवाया। देवगौड़ा की सरकार ने महज 1 साल के अंदर 1289 करोड़ रुपए की कंपनियां बेची और विनिवेश करवाया। वाजपेयी सरकार ने तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए की कंपनियां बेची और विनिवेश करवाया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 141,000 करोड़ रुपए की कंपनियां बेची और विनिवेश किया। ये रकम आपको बहुत ज्यादा लग रही है। 141,000 करोड़ रुपए की कंपनियां जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बेची गई और विनिवेश किया गया। अब बात करते हैं मोदी सरकार की। वो मोदी सरकार जिसने नारा दिया था, देश नहीं बिकने दूंगा। इस नारे के साथ सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में पिछली तमाम सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद महज 6 सालों के अंदर 2,80,000 करोड़ रुपए की कंपनियां बेच दी है। आप सोचिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में आखिरकार कितने PSU थे। भारत में कुल 195 PSU थे। इनमें से अब कुछ ही बचे हुए हैं जिन्हें बेचा नहीं गया है या जिनमें विनिवेश नहीं किया गया है।
इन पीएसयू के मामले में सबसे ज्यादा अहम माना जाता था महारत्न। इस महारत्न में 10 पीएसयू हैं। इनमें से बीपीसीएल और कोल इंडिया को निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने महारत्न में मौजूद दूसरी कंपनियों को बेचने की भी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। अब बात करते हैं नवरत्न की। इस नवरत्न में देश की सबसे बेहतरीन 14 कंपनियां हैं। इसमें कंकॉर्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, एयरपोर्ट और कोल इंडिया है, जिसे बेचने की तैयारी मोदी सरकार तकरीबन पूरी कर चुकी है। बताया जा रहा है कि महापुरुष जो है वो इनमें से महज 6 एयरपोर्ट बेचकर तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं 2020 में मोदी सरकार ने निप्को, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, एयर इंडिया और शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथों में देने का फैसला कर लिया है। जबकि ये सभी कंपनियां मुनाफे में चल रही है। मुनाफे में चल रही कंपनियों को आखिरकार महापुरुष क्यों बेच रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये कंपनियां देश के लिए काफी महत्व रखती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों को देने जा रहे हैं। अब इसके अलावा महापुरुष ने पावर, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और डीआरडीओ में भी जो है वो 40 से 70% शेयर जो है वो प्राइवेट कंपनियों को बेचने का फैसला कर लिया है। यानी कि इन सभी कंपनियों में अब निजी कंपनियों की भागीदारी या हिस्सेदारी होगी। और इन निजी कंपनियों के, इन प्राइवेट कंपनियों के मालिक कौन कौन हैं, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि मतलब साफ है कि पहले की जो कंपनियां थी वो पब्लिक सेक्टर को साथ में लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती थी, लेकिन जो मौजूदा महापुरुष की सरकार है वो अपने उद्योगपति दोस्तों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये आत्मनिर्भर भारत होगा या ये उद्योगपतियों का भारत होगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो अपने उद्योगपति दोस्तों की बदौलत ही आगे बढ़ रही है। तमाम बड़ी कंपनियां जो है वो अपने उद्योगपति दोस्तों की गोद में डाल रही है मोदी सरकार। ऐसे में ये साफ है कि आने वाले वक्त में सरकारी नौकरियों की काफी कमी होगी, क्योंकि वो तमाम कंपनियां जिसमें सरकारी नौकरियां मिलती है उन कंपनियों पर जो है वो अब निजी उद्योगपतियों का कब्जा होगा। तो ऐसे में सरकारी नौकरियां बचेगी ही नहीं। यानी कि सरकारी सेक्टर जो है वो अब निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा। ऐसे में वर्तमान पीढ़ी तो परेशान होगी ही, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अभी लोन ले लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, जो सरकारी कर्मचारी बनने के, सरकारी अधिकारी बनने के ख्वाब सजो रही है, उनको जो है वो अब अपनी मंजिल को बदलना होगा। उन्हें जो अब सोचना होगा, क्योंकि जिन सरकारी कंपनियों में नौकरियां मिला करती है या मिला करती थी, वो कंपनियां अब प्राइवेट हो जाएगी। वो कंपनियां जो है वो अब महापुरुष के उद्योगपति दोस्तों के पास चली जाएगी। यानी कि सरकारी नौकरी मिलने का अब कोई सवाल ही नहीं होगा। यानी कि अगर जो आने वाली पीढ़ी है वो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बनने के ख्वाब देख रही है, तो उसे ये ख्वाब छोड़ देना चाहिए। अब उसे जो है वो प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी या मैनेजर बनने का ख्वाब देखना चाहिए। जो लोग यूपीएससी जैसे ख्वाब देख रहे थे, उन्हें भी जो है वो अब अपनी मंजिल बदलने के बारे में सोचना चाहिए। रोचक बात तो यह है कि जो ये पीएसयू बेचकर जो पैसा आएगा, वो पैसा आत्मनिर्भर भारत में लगाया जाएगा। लेकिन घूम फिर कर ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा वहीं जाएगा जो उद्योगपति जो है वो पीएसयू को खरीद रहे हैं, उन्हीं की झोली में ये पैसा जाएगा। आप सोचिए कि कहाँ तो किसी उद्योगपति पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है सरकार का, बैंकों का, उसी कर्ज से जो है वो सरकारी कंपनी को खरीदेगा, वो पैसा उसके पास जाएगा। तो इसमें नुकसान में कौन है, फायदे में कौन है, कि आप खुद सोचिए कि जिसने नारा दिया था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने अपने महज 6 साल के कार्यकाल में अब तक जो है वो तकरीबन 2,80,000 करोड़ रुपए की कंपनियां बेच दी है। क्या यही है आत्मनिर्भर भारत? आगे के आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर क्या होगी, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर देश लाइव को फॉलो कर सकते हैं। सहल कुरैशी के नाम से आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात और बताना चाहेंगे
कि YouTube जो है वो अब नोटिफिकेशन हर एक वीडियो के नहीं भेजता है, जिस वजह से आप तक हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल आइकॉन भी दबाना होगा। अगर आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।